तो इन मुद्दों पे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहला सवाल तबरे साहब कि जो अभी युद्ध विराम हुआ है और इसराइल और हमास के बीच में, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या लग रहा है कि किसी एक पक्ष का इसमें हार है? देखिए, जंगबंदी की कोशिश की जा रही थी और जंगबंदी हुई, और इस जंगबंदी को अगर हार और जीत के नज़रिए से देखा जाए तो यकीनी तौर पर इसराइल की हार है, क्योंकि इसराइल ने दो मकसद से गज़ा पट्टी पर हमला किया था। इसराइल का दो हदफ था, और 47-48 दिनों की जंग में, या इसको जंग भी मैं नहीं मानता हूँ, ये लगातार इसराइल का हमला था, उसकी दहशतगर्दी थी, बमबारी थी गज़ा पट्टी पर, फ़लस्तीन पर, 79 लोगों पर। और इस हमला में इसराइल अपने एक भी हदफ को हासिल नहीं कर सका। उसने 14,000 से ज़्यादा आम फ़लस्तीनियों को शहीद किया है, 6,000 ज़्यादा बच्चों का कत्ल किया है, ख़वातीन का कत्ल किया है। गज़ा मतलब आधे गज़ा को उसने एक तरह से मलबा में तब्दील कर दिया है, कब्रिस्तान बन गया है शहर। 23 लाख लोग जो गज़ा के शहरी तो सब के सब बेघर हो गए हैं। लेकिन इसराइल की इस तमाम जुल्म सितम के बावजूद, उसकी दहशतगर्दी के बावजूद, इसराइल का जो हदफ था, जो मकसद था, उसमें इसराइल नाकाम रहा, और यही इसराइल की हार है। इसराइल का दो हदफ था, दो मकसद था गज़ा पट्टी पर हमला करने का। पहला हदफ था कि हमास ने 7 अक्टूबर के हमला में इसराइल के जिन शहरियों को, जिन फौजियों को, जिन लोगों को होस्टेज बनाया था, कैदी बनाया था, उसको आज़ाद कराना। ये इसराइल का बुनियादी मकसद था, क्योंकि इसराइल कोई भी जो एक मुल्क होता है, उसकी आर्मी होती है, तो अगर कोई उसको नुकसान पहुंचाता है, उसके किसी आर्मी को, उसके कमांडर को होस्टेज बनाता है, तो उसकी कोशिश ये होती है कि उसके साथ हमें डील ना करना पड़े, कोई एग्रीमेंट ना करना पड़े, और वो उसके घर में घुसकर उसको आज़ाद करा ले। तो इसराइल ने यहाँ पर ही गुंडागर्दी करने की कोशिश की कि हमास ने होस्टेज बनाया इसराइल के फ़ौजियों को, उसके कमांडर को, उसके शहरियों को। तो इसराइल के पास ताकत है, अमेरिका उसके साथ है, पूरी दुनिया उसके साथ है, वो तमाम जंगी कवानीन, आलमी कवानीन की धज्जियाँ भी उड़ाता है। तो उसने गज़ा पट्टी पर सीधे बमबारी कर दी, अपनी ज़मीनी फ़ौज को भेज दिया, जंगी कवानीन की मुखालफत की, और पूरी कोशिश कर ली कि हम अपने लोगों को आज़ाद करा लें। लेकिन इसराइल की आर्मी नाकाम रही, इसराइल की जो इंटेलिजेंस है, खुफिया एजेंसी है, वो नाकाम रही किसी भी लोकेशन का पता चलाने में कि आखिर हमास ने हमारे लोगों को रखा कहाँ पर है। इस लोकेशन का पता लगाने में इसराइल नाकाम रहा। पिछले एक हफ्ता से ज़्यादा से जंगबंदी की बातचीत हो रही थी, और जंगबंदी की बातचीत हो जाने के बाद फिर इसराइल मुकर जा रहा था, इनकार कर दे रहा था। इसलिए आज बातचीत हो गई, फिर इसराइल चाह रहा था कि हम खुद अपने लोगों को तलाश कर लें। उसकी एजेंसियाँ उसको रिपोर्ट दे रहे थे, लेकिन इसराइल लगातार नाकाम हो रहा था। तो मजबूर होकर के इसराइल को समझौते पर दस्तखत करना पड़ा। तो इसराइल का जो पहला हदफ था, बुनियादी हदफ था कि हमास से बातचीत के बगैर अपने लोगों को आज़ाद कराना, उसमें इसराइल नाकाम रहा। मजबूर होकर के उसको मुआहदा करना पड़ा, और इस मुआहदा के तहत इसराइल के 50 शहरियों की आर्मी की अगर रिहाई हो रही है, तो बदले में हमास के या फ़लस्तीन के 300 लोगों की रिहाई हो रही है। 300 लोगों में 144 मर्द शामिल है, बकिया ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं, और पहली खेप रिहाई हो भी गई है। यानी तकरीबन 40 ख़वातीन फ़लस्तीनी को इसराइल की जेल से रहा कर दिया जाएगा, और कुछ देर में ये वीडियो सामने आ जाएगी कि हमास ने भी 12 इजराइलियों को रिहा कर दिया है। तो ये इसराइल की पहली हार है, बुनियादी हार है। कहीं ना कहीं देखा गया कि जिस तरीके से गाज़ा पट्टी में इसराइल की जो आर्मी है वो घुसती है, उसके बाद जो है जो नुकसान है वो पूरी दुनिया देखती है। सैकड़ों जो है टैंक को जो है हमास के जो लड़ाका है उन्होंने तबाह कर दिया। उसके बाद जो है सैकड़ों जो सेना है वो भी वहाँ पे जो गाज़ा पट्टी के अंदर घुसते वो मारी जाती है। तो क्या लग रहा है कहीं ना कहीं अब जो है इसराइल बैकफुट पे है, और लग रहा है कि अगर हम आगे कदम और बढ़ाते हैं तो इससे ज़्यादा जो नुकसान अब तक नहीं हुआ, इससे ज़्यादा नुकसान देखने को मिलेगा। बिल्कुल, इसराइल का और नुकसान होगा। इसराइल अगर हमास से लड़े, आम शहरियों को नुकसान ना पहुंचाए, तो इसराइल का और नुकसान होगा। अभी तक भी जो इसराइल का नुकसान हुआ है बहुत बड़ा नुकसान है। ज़मीनी युद्ध में 70 से ज़्यादा इसराइली आर्मियों का कत्ल हुआ है हमास के हाथों। कितने टैंक को जो है हमास तबाह कर दिया? मैं बता रहा हूँ, तकरीबन 400 के करीब टैंक है जिसको हमास के लड़ाकों ने, जिसमें उनका बुलडोज़र शामिल है, फ़ौजी बख्तरबंद गाड़ियाँ शामिल है। तो तकरीबन 400 से ज़्यादा गाड़ियाँ हैं या टैंक है जिनको तबाह किया है इसराइल हमास ने। उसके अलावा 70 से ज़्यादा फ़ौजियों की हलाकत हुई है, और ये वो डेटा है जिसको इसराइल की IDF ने बताया है। रिपोर्ट में तो कहा जा रहा है कि 1000 से भी ज़्यादा जो है जो इसराइली आर्मी है वो वहाँ पे मारी गई है। नहीं, देखिए कुछ रिपोर्ट्स में नहीं है। मान लीजिए कि अगर 100 टैंक हमास ने उड़ाया, तो टैंक में तो उनके जो आर्मी है वो तो होंगे ना। ऐसा थोड़ी कि टैंक कोई रोबोट हो या वो चला रहा हो, कुछ ना कुछ तो उसके अंदर तो होंगे ना।
नहीं, 360 टैंक का अल-क़स्साम ब्रिगेड ने दावा किया है। तो 300 टैंक में लोग थे या नहीं थे? अब ये तो वो जाने। देखिए, जो ऑफिशियल डेटा है कि इजराइल की आईडीएफ ने 70 का करार किया है, हमास का कहना है कि ये आंकड़ा ज़्यादा हो सकता है। अभी एक्चुअल नहीं आया तो अभी उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि बाद में धीरे धीरे कोई भी डेटा तब इजराइल। आप भी इन मुद्दों पे जानकार हैं, आपको क्या लगता है? नहीं, इजराइल का नुकसान तो बड़ा है, उसकी बहुत ज़्यादा आर्मी मारी गई है। इजराइल के कब्रिस्तान के इंचार्ज का स्टेटमेंट सामने आता है कि हर घंटा किसी न किसी एक इजरायली आर्मी को यहाँ दफनाया जाता है, उसके आखिरी रसूमात अदा की जाती है। तो इजराइल का बड़ा नुकसान है। इजराइल अपने आधे नुकसान को छुपा रहा है, आधे नुकसान को बता रहा है। इजराइल खबरों को सिर्फ इस तरह दुनिया के सामने पेश कर रहा है कि दुनिया उसको मजलूम समझे, उसको जालिम ना समझे, लेकिन इजराइल अपने इस एजेंडा में नाकाम है। इजराइल का बड़ा नुकसान है, तवक्कुल से ज़्यादा नुकसान है। इजराइल की मैशत का नुकसान है और इजराइल की जो फौजी है उसका नुकसान बढ़ता जा रहा है। अभी पिछले दिनों इजराइल की 3 रिजर्व आर्मी भी मारी गई है, चूँकि इजराइल की जो रिजर्व आर्मी उसमें वो शामिल है जिसको इजराइल बहुत कम जंग में इस्तेमाल करता है, क्योंकि इजराइल के जो आम शहरी है वो भी वहाँ उसका हिस्सा माने जाते हैं। हमास से तो जो जंग है वो गाजा पट्टी में हो रही है। दूसरी तरफ देखेंगे जो लेबनान के जो बॉर्डर है वहाँ पे भी तो लगातार जो हिजबुल्लाह के जो लड़ाका है वो हमला कर रहा है। कई बार आपने देखा होगा कि टैंक को उड़ाया गया, कई बार देखे होंगे जो बख्तरबंद गाड़ियाँ उसको उड़ाया गया, कई बार देखे होंगे जो उसका जो फौजी अड्डा होता है उसको उड़ाया गया। तो वहाँ पे भी तो जानी नुकसान हुआ होगा। बिल्कुल, वहाँ भी नुकसान है, दोनों तरफ का नुकसान हो रहा है। और इजराइल छुपा क्यों रहा है, सवाल ये है। देखिए, जंग में कई मरतबा अपनी तादाद लोग बढ़ाकर बताते हैं, कई मरतबा छुपाते हैं। एक नफसियाती जंग होती है। अगर इजराइल ने एक्चुअल डेटा बता दिया कि हमारा इतना नुकसान हुआ है, इतने लोग मारे गए, तो फिर उसकी जो आर्मी है जो जंग के महाज पर है वो हिम्मत हार जाएगी, वो हौसला खो देगी और वो मैदाने को मानी जंग के मैदान को, महाज को छोड़कर भाग खड़ी होगी, जंग नहीं लड़ पाएगी। तो इसलिए एक्चुअल डेटा नहीं बताया जाता, छुपाया जाता, ताकि फ़ौज का हौसला बरकरार रहे, फ़ौज की हिम्मत न टूटे और वो सामने वाले से लड़ती रहे। लेकिन जिस तरीके से जो नेतन्याहू हैं उनके जो क्राइम को पूरी दुनिया ने देखा है, अब सवाल ये उठता है कि अगर यही कोई मुस्लिम हुक्मरान अगर होते तो जो पूरी दुनिया है उनका रुख क्या होता अब तक? देखिए, नेतन्याहू ने जो कुछ किया है या पूरे इजराइल की आर्मी ने किया, सरकार ने किया है, वो शदीद जंगी जुर्म है। वो इंटरनेशनल कवानीन की ख़िलाफ़ वर्जी है, वो जंगी कवानीन की ख़िलाफ़ वर्जी है, क्योंकि इसराइल की आर्मी ने अस्पताल पर हमला किया है। दुनिया का कोई भी कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। अगर दुनिया का ख़तरनाक दहशतगर्द भी किसी हॉस्पिटल में छुपा हुआ है तब भी उस हॉस्पिटल पर हमला करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। और यहाँ इसराइल ने अस्पताल पर हमला कर दिया कि वहाँ हमास के लड़ाके छुपे हैं, मस्जिदों पर हमला किया, मुख्तलिफ़ अस्पताल को निशाना बनाया और इसराइल अपने उस मकसद में भी नाकाम रहा, सबूत पेश करने में नाकाम रहा। तो जो इसराइल का जुर्म है वो बहुत बड़ा है और ऐसा जुर्म है जिसकी तावील नहीं की जा सकती है। और इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म का जो जुर्म है, बिल्कुल उसको फांसी होनी चाहिए, तख्ते-ए-दार पर लटकना चाहिए। और इसकी तो असल सज़ा ये है कि इजराइल के वजूद को मिटाना चाहिए, इजराइल को ख़त्म करना चाहिए और 1947 से पहले जो फ़लस्तीन की हैसियत है उसको उसकी वापस जाना चाहिए, असल हैसियत है। नेतन्याहू को फांसी होना चाहिए, उसके आर्मी चीफ को फांसी होनी चाहिए और तमाम सियासतदानों को जो जहाँ से आए थे उनको वापस लौटाना चाहिए। और पूरी सरजमीन पर फ़लस्तीनियों का हक़ होना चाहिए। जिन फ़लस्तीनियों को वहाँ से भगाया गया है उनको वापस लाकर बसाना चाहिए।